पहले हम इंटर स्टेट माइग्रेशन से पीड़ित थे। ये बिल्कुल जितनी तराई में लगा है उसने नुकसान ये करा कि अब इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, विद इन स्टेट जो माइग्रेशन है वो बढ़ गया। सभ्यधानी देहरादून में, सब कुछ देहरादून में हो रहा है कि नेताजी गए हैं तो लोग तुरंत आपके पास आ जाएंगे। उनके दो ही इंटरेस्ट होते हैं, या तो आप क्रिकेट के चंदा दे दीजिए या कुछ पिला उला दीजिए। 53 साल का आदमी क्रिकेट खेल रहा हो वो आपदा से कम नहीं है। पहाड़ के अंदर, पौड़ी के अंदर एक एक गांव में 10-10 लड़के हैं, शादी नहीं हो पा रही उनकी। 10-10 लड़के हैं, शादी नहीं हो पा रही। वो लड़के घर के घर, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मैंने भी एक लड़की से पूछा, वो लड़की मेरे साथ काम करती है, मैंने उससे पूछा कि तूने लोकल शादी क्यों नहीं करी। उसने कहा मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने अपनी कई सहेलियों को सड़क में प्रसव करते हुए, मरते हुए देखा है। मैं आपको बता रहा हूँ मुन्नू भाई, अगले 10 साल के अंदर कई वंश के वंश खत्म हो जाएंगे, कई परिवार खत्म होने वाले हैं पौड़ी में और टेरी में और चमोली में। अब मैंने एक से आदमी से पूछा, हमारे रिश्तेदार हैं, मैंने कहा जब आपने बोलना था कि आएगी बहू, आएगा पोता, ठीक है, तब आप करो आएगा वो। अरे उसको बाद में कहना, पहले ये कहो कि तुम्हारे घर में बहू के नहीं आ रही, उस पर चर्चा करो। लड़के की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं आ रहा। रात बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया तो हम सब भागे गाय के। अब ये समझ नहीं आया कि क्या करें। अब हम तो पहाड़ के लोग हैं तो भागे गाय को बचाने के लिए। ग्राम प्रधान से लेके और समाज सुधारक से लेके और मंत्री एमपी तक सब ठेकेदार बने हुए हैं। मवाद के नीचे हजारों अंकिता भंडारी हैं जो हर तरह से एक्सप्लॉइट हो रही हैं उत्तराखंड के अंदर। कि कहीं ना कहीं हमको मीन सी लेवल का लेना पड़ेगा, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को अलग करना पड़ेगा। जब मैं शेड्यूल 5 किसी को बोलूंगा तो वो कहेगा कि यार ये तो पहले ठाकुर ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे शेड्यूल 5 का पलायन को कैसे रोकोगे। लोग, मैं कह रहा हूं कि क्लास 4 की पोस्ट को आप ब्लॉक कैडर कर दीजिए। पलायन अगर पहाड़ में नौकरियों की वजह से हो रहा होता तो टीचर क्यों पलायन कर रहे हैं, जिनकी नौकरी वही है, जिनको तनख्वाह 60-60, 70, 80 हजार रुपए है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पवार। उत्तराखंड में इन दिनों अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की हलचलें हो रही हैं, खासकर पॉलिटिकल जो सेक्टर है उसमें। लेकिन एक नेता बहुत ध्यान खींच रहा है। मतलब नेता क्या, उनकी बैकग्राउंड, हालांकि जर्नलिज्म की बैकग्राउंड है, उनकी रिसर्च की बैकग्राउंड है। वो क्या कर रहे हैं, पिछले 100 दिन से चैलेंज दिए जा रहे हैं कि मुद्दों पर मुझसे कोई बहस करे, शास्त्रार्थ करे। उत्तराखंड में ये एक अलग तरह का मामला है, अलग तरह की परिघटना है, अलग तरह का अंदाज है। तो वो नेता हालांकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो पत्रकार, जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, वो जो है रिसर्च का बैकग्राउंड है। उनका नाम है डॉक्टर प्रेम बहुखंडी, जिन्होंने की उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी भी ठोकी। तो आखिर डॉक्टर प्रेम बहुखंडी को ये सब करने की क्यों सूझी, और वो क्या उनको इन 100 दिनों में उत्तराखंड में मिला। वो जो गांव-गांव जो पहाड़ में घूमे हैं, उन्होंने वहां क्या देखा, क्या बातचीत की, जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, इन सब मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद डॉक्टर प्रेम बहुखंडी जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर प्रेम बहुखंडी जी मेरे साथ हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपका एक मैं जानना चाह रहा था, बड़ी उत्सुकता से आपसे बात करने की। मैं जानना चाह रहा था, आपका एक अच्छा खासा एकेडमिक करियर रहा है, एक अच्छा खासा जर्नलिस्टिक करियर आपका रहा है। तो ये राजनीति में आने की क्या सूझी, मतलब राजनीति में जो है एंट्री जो है, इसका क्या था वो पॉइंट? एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं प्लूटो, वो कहते हैं कि अगर आप राजनीति को बदलना चाहते हैं तो आपको राजनीति में घुसना पड़ेगा, और राजनीति ही ऐसी है जो आपके भविष्य को तय करती है। तो अगर आप ये सोचें कि मैं एकेडमिक्स में रह के, मैं जर्नलिज्म में रह के कहीं जाके बहुत कुछ बदल लूंगा, वो नहीं पॉसिबल होता। अल्टीमेटली आपको अगर बदलाव, बड़ा बदलाव कुछ करना चाहते हो समाज में चीजें, तो राजनीति एक उसका एक बड़ा हुआ है। पहला बात तो ये हुई, ये तो हो गई सैद्धांतिक प्रश्न। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम इन सब में बाद में आए। पहले हम राजनीति में थे, हम छात्र राजनीति में थे डीएवी कॉलेज देहरादून में। हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जेल में रहे, हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय थे। इनफैक्ट उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद ही मैंने पढ़ाई पे विशेष तौर पे ध्यान दिया, और तब जाके मैंने एमफिल पीएचडी करी।
अब उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद जिस तरह से हमारे उत्तराखंड के, आप भी जानते हो कि हम जिस तरह के आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं, जब हमारी हम तो रोजगार के लिए चले गए थे, हमने तो फिर वापस मुड़ के नहीं देखा। 1994 के बाद मतलब समझ लीजिए 2000 तक हम जेएनयू में रहे, तब तक हम उत्तराखंड राज्य को लेकर बात करते रहे। 2002 में हमने पहली बार जन घोषणा पत्र बनाया उत्तराखंड के विद्यार्थियों के नाम, जब हम जेएनयू में थे तब उसका नाम था, हमने तब रखा था हमने फ्रेंड्स ऑफ उत्तराखंड करके एक ग्रुप था, तब हमने पहली बार घोषणा पत्र बनाया था। उसके बाद हम किनारे हो गए, अपना काम धंधा करने लगे। तो लगा कि बहुत हो चुका है, अब हमको पॉलिटिक्स में कूदना चाहिए, और सीधे कौन सी पॉलिटिक्स में जिसमें हम एग्रेसिवली सवाल उठा सकें, एग्रेसिवली अपनी बात रख सकें और एग्रेसिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सकें ताकि कुछ बदलाव किया जाए। तो मैं ये कहूंगा कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से कूदा हूं, मैं लगातार राजनीति के साथ जुड़ा रहा हूं, जन घोषणा पत्र लिखता रहा हूं, उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में कंसल्टेंट एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर में ओएसडी, इस तरह से रहा। तो और कांग्रेस के साथ मैं 2007-8 से जुड़ा हूं लगातार। तो पॉलिटिक्स में थे, एक जागरूक सिटीजन के तौर पे पॉलिटिक्स में रहे, और अभी हाँ यह है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कूदने का मैंने अब मन बना है, ये कह सकते हैं तो कि चुनावी जो राजनीति अब जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो है उत्तराखंड को एक अलग तरह की राजनीति की जरूरत है? आपको ऐसा फील हो रहा है? ऐसा था कि जो उत्तराखंड राज्य बना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये देखना पड़ेगा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई क्या थी। लोग ये समझ बैठे हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की लड़ाई थी। मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव, एक अलग प्रशासनिक इकाई की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक विकास के मॉडल की लड़ाई थी। दो मॉडल देश में मुख्यतः चलते हैं, एक सर्वोदय मॉडल जिसे हम गांधीयन मॉडल कहते हैं, एक नेहरूवन मॉडल कहते हैं जिसको सोशलिस्ट मॉडल कहते हैं, जिसमें बिग इज बेस्ट की थ्योरी आती है, बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बांध, बड़ा चौड़ी सड़कें, उस पर वो है। दूसरा मॉडल है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्राम स्वराज की बात करता है, छोटे विकास मॉडल की बात करता है, ग्राम इकाइयों को विकसित करने की बात करता है, उसकी बात थी। हमने इस देश ने 1947 के बाद जिस मॉडल को अडॉप्ट किया, उस टाइम जो सिचुएशन थी, 12% लिटरेसी थी, खाने को नहीं था, हमारे को इंपोर्ट करना पड़ रहा था, उस वक्त बड़े बांध बनाने जरूरी थे, बड़ी नहरें बनानी जरूरी थी, बड़ी इंडस्ट्रीज की जरूरत थी क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज हमको चाहिए थी, एग्रीकल्चर में हाई यील्ड ये जो वेराइटीज हैं उनको डालने की जरूरत थी, क्योंकि मजबूरी थी, पेट भरना था। लेकिन उसका जो नुकसान ये हुआ है कि जो दूर दराज के क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, आदिवासी क्षेत्र थे, वो इसमें पिछड़ते चले गए। तो क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में आप और हम जहां के रहने वाले हैं, उस क्षेत्र की स्थिति ये है कि हमारे पास छोटा खेत है, उस खेत में ट्रैक्टर तो चल नहीं सकता, हमारे पास जगह नहीं है कि हम कोई बड़े हैवी इंडस्ट्री लगा सकें। अगर आप कोई कहे कि बीएचएल जैसी इंडस्ट्री उत्तरकाशी में या कहीं लगाने, तो नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये मुख्यतः लड़ाई, अगर इसको पूरा कभी और समय मेरा लंबेगा तो मैं बताऊंगा कि नेहरू जी के डेथ के बाद कैसे सर्वोदय ने सर उठाया, कैसे नेहरूवन मॉडल के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किए। चिपको आंदोलन उसी का एक पार्ट है, झारखंड का आंदोलन उसी का है, छत्तीसगढ़ का आंदोलन हो सकता है, ये सारे के आंदोलन बेसिकली उसी के पार्ट हैं कि हैवी इंडस्ट्री रिसोर्स जिन एरियाज में है, वो कह रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे यहाँ उसका यूज होना चाहिए, हैवी इंडस्ट्रीज आप लेंगे तो बहुत शहरीकरण हो जाएगा, उसका नुकसान झेलेगा। उत्तराखंड राज्य की लड़ाई एक्चुअली एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट मॉडल की बात थी, एक जैविक विकास मॉडल की बात थी कि उत्तराखंड की परिस्थिति को देखते हुए, यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, यहाँ के विकास के लिए एक अलग मॉडल होना चाहिए था। मॉडल तो हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पहले मुख्यमंत्री बने, उनको तो ये लगा कि उनके नाम से लॉटरी खुल गई नित्यानंद स्वामी जी के नाम पर। उसके बाद कोश्यारी जी को अ का ब नहीं पता था कि करना क्या है, उनको आज भी नहीं पता कि क्या करना है। बच गए थे नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी विद्वान आदमी थे, लेकिन उनकी दिक्कत ये थी, वो नेहरूवन विकास मॉडल के व्यक्ति थे, वो यूपी के मिनिस्टर रह चुके थे, वो तो उसी विकास मॉडल की बात करते थे ना कि हैवी इंडस्ट्री लग जाए। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर देहरादून के ये जो सिडकुल है वो लगा दिया। इस सिडकुल ने जो, अगर उसका नुकसान आप देखें कि पहले हम इंटर स्टेट माइग्रेशन से पीड़ित थे कि हमारे लोग यहाँ से दूसरे स्टेट में जाते थे, नौकरी करने जाते थे, हम उससे पीड़ित थे, लेकिन उसमें पीड़ा कम थी। हमारा आदमी जब यहां से बंबई दिल्ली कहीं जाता था तो एक पैर वो गांव में रखता था, तो इंटरस्टेट माइग्रेशन था। ये सिडकुल जितनी तराई में लगा है, उसने नुकसान ये करा कि अब इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, विद इन स्टेट जो माइग्रेशन है वो बढ़ गया।
और अब तो क्या हो रहा है कि पहाड़ से लोग छोड़ के और बोरिया बिस्तर पैक करके सिडकुल में आ जा रहे हैं, जिससे माइग्रेशन बढ़ा है। आज तक हम ये नहीं समझ पा रहे, पढ़ा छोड़ के आ गया ना, वो पूरी तरह छोड़ू तो प्रयाग में बस गया, हल्द्वानी में बस गया, देहरादून में बस गया, कोटद्वार में बस गया, तराई में बस गया, क्योंकि इंडस्ट्री जिस इलाके में, सभ्य धानी देहरादून में, सब कुछ देहरादून में हो रहा है, अस्पताल देहरादून में हो रहा है, एम्स बन रहा है, वो ऋषिकेश में बन रहा है, दूसरा एम्स बन रहा है किच्छा में, उसमें बरेली के लोग और बाकी लोग आए, देहरादून के ऋषिकेश के एम्स को देख लो, सारे लोग बाहर के आ रखे होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मॉडल है विकास का एक्चुअली होना चाहिए। अब इसमें समस्या क्या हो रही है, इस मॉडल को कितने लोग समझते हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर की बात कर दो या कांग्रेस के बाहर बीजेपी की बात कर लीजिए। बीजेपी तो आजकल बिल्कुल समझ का तो वहां कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के लोगों को समझ थी, जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग होते थे, उनकी भी समस्या है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि हम किस विकास मॉडल की बात करनी है, तो वो भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊंगा। हालांकि उत्तराखंड के कांग्रेस के घोषणा पत्र पिछले 2 महीने लिखे हैं, उससे पहले मैं लगातार लिखने पढ़ने में इन्वॉल्व रहता हूं, लेकिन दूसरे के लिए लिखना और खुद बोलना, उसमें एक फर्क है। तो फिर मैंने तय किया कि मैं खुद के लिए इस बार कोशिश करूंगा कि मुझे टिकट मिल जाए, और टिकट नहीं मिलेगा तो कम से कम जो मैंने 101 दिन का चैलेंज दिया था, इसमें मैं चर्चा तो चला लूंगा, जिसमें मैं काफी हद तक सफल हुआ। तो ये मेरा पॉलिटिक्स में आने का कारण है। वही मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ लगातार। तो आप जो है, मुझे बड़ी यूनिक चीज लगी उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को, हम भी देख रहे थे लगातार। मैं हिमाचल में भी रहा हूँ, वहां की पॉलिटिक्स को भी देखा। जिस अंदाज में आपने कहा कि चैलेंज कर रहे हैं आप, एक शास्त्रार्थ टाइप का जो है कि आप मुद्दों पे बात करिए, कोई आया नहीं सामने, आप लगातार चैलेंज किए जा रहे हैं। तो ये आइडिया, ये आपको क्यों लगा कि ऐसा कुछ हलचल पैदा की जाए? ऐसा नहीं कि हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है। मेरी स्ट्रेंथ में लिखना और पढ़ना और बोलना था, मीडिया के अंदर रहने का नतीजा, पीएचडी करने का नतीजा। मुझे पता था मैं बोल और लिखने में माहिर हूं, वरना बाकी लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं। 2-2 साल से लोगों ने होर्डिंग लगा रखी है, उन होर्डिंग में कितना पैसा लगता होगा आप सोचिए। कितने बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं लोग, वो काम कर रहे हैं। मेरे पास वो था भी नहीं, एक तो ये था कि मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास एकमात्र ऑप्शन ये बचता था कि मैं अपने इंटेलेक्चुअल पावर से, और एक मैं जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है जिसमें लोग अपने रिश्तेदारों के अपने जुगाड़ उगाड़ ढूंढते हैं कि ये वाला इलाका मुझे मिल जाएगा, इन नेताओं को मैं पकड़ लेता हूं, ये मुझे फेवर करेंगे। मुझे लगा कि मैं एक अनकन्वेंशनल तरीका इस्तेमाल करते हुए इंटेलेक्चुअली जो लोग मेरे साथ अलाइन होंगे, मेरे जैसी विचारधारा के लोग हैं, वो मेरे पक्ष में खड़े होंगे। यही मतलब क्लिक किया, हमें मुझे भी लगा कि यार ऐसा पहाड़ में हमने देखा नहीं है कि कोई ऐसे चैलेंज करे जो है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि ये कुछ अलग चीज हो रही है, अलग चीज हुई है जो आप कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि जो परंपरागत राजनीति का जो ढर्रा है हमारे यहाँ, उसमें कुछ हलचल पैदा होगी जो आप चाहते हैं, जैसा जो तरीका आपका है? नहीं हो रही है। मैंने प्रयास किया है, पर ये समझ लीजिए कंकड़ से ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, है ना। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप दुनिया के किसी एक कोने में अगर जब तितली पैर पंख फड़फड़ाती है तो दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आ जाता है। ये एक वो है, कहावत है, सेइंग है। मैं इस बार जो मैंने किया है वो सिंपल एक कंकड़ डाला है, उसने कोई नहीं, उस थोड़े से समुद्र में कंकड़ डाला, उतनी वेव उसने पैदा करी है। मैं आज की डेट में मान के चल रहा हूं कि कम से कम 1000 से 2000 लोग उत्तराखंड में ऐसे हो गए हैं जो मेरे विचार को जान रहे हैं और मेरे को फॉलो करे। जैसे उनमें से आपने भी कहा कि आपसे मेरी मुलाकात हुई, आप भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, लोग खुश हो रहे हैं। मैं अब 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। मैं 4-5 दिन पहले डीएवी कॉलेज देहरादून के छात्र संघ समारोह में गया हुआ था। हम गए थे, प्रिंसिपल साहब के साथ बैठे थे। प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि अरे भाई हमारे कॉलेज की फीस बहुत कम है, हमारे पास फंड नहीं आता है, हम कॉलेज को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, XYZ बोलने लगे। हम बात चल रहे थे कि भाई सरकारी कॉलेजेस को क्यों खुलना चाहिए और निजी कॉलेजेस को नहीं खुलना चाहिए, इस पर बात हो रही थी। अचानक से उन्होंने फीस की बात कर दी, और वहां जितने लोग थे वो सारे के सारे एक ही बात कह रहे थे कि हाँ फीस बढ़नी चाहिए, बताओ 1980 से वही फीस चल रही है, कॉलेज कैसे चलेगा। तुरंत मैंने बोला, मैंने कहा शिक्षा देना सरकार का काम है, विद्यार्थियों से शिक्षा नहीं ले सकते। नंबर 1, विद्यार्थियों से फीस से कॉलेज नहीं चलना चाहिए, कॉलेज चलना चाहिए सरकार के पैसे से, और जो सरकार कॉलेज नहीं चला सकती उस सरकार को सरकार में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब मैंने बोला, उनमें जितने लोग थे, मैंने कहा आप में से बता दिए कितने लोग सरकारी कॉलेज से पढ़ के आए। सबने कहा जी हम तो सरकारी। प्रिंसिपल ने, जो प्रिंसिपल इस बात को कह रहे थे, मैंने कहा कितने लोग कह रहे हम सरकारी कॉलेज से पढ़े। तो मैंने कहा आप चाहते हो कि अब सरकारी कॉलेज प्राइवेट हो जाए? आपने तो सरकारी कॉलेज से पढ़ा, अब आप चाह रहे हो कि सरकारी कॉलेज प्राइवेट है। हम तो खुद कह रहे हैं अपना, मैं गांव के स्कूल से पढ़ा हूं, वही 5 पैसे वाली फीस से, पहाड़ में पौड़ी गढ़वाल का मैं रहने वाला हूं, वहीं से पढ़ा। और मैंने अभी पौड़ी की एक बैठक में बोला कितने लोग ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं,
उस बैठक में सबने कहा हम सरकारी स्कूल पढ़े। मैंने कहा कितने लोग ऐसे हैं कि अगर सरकारी स्कूल ना होता तो पढ़ ना पाते? सबने कहा जी सरकारी स्कूल ना होता तो हम पढ़ ना पाते। उनमें से मैं भी एक हूं। अगर सरकारी स्कूल ना होता तो संभवतः मैं पढ़ ना पाता। अगर जेएनयू की फीस ज्यादा होती मैं संभवतः पढ़ ना पाता। 100 रुपए मेरी फीस थी, उसमें कमरा भी मिला हुआ था मुझे और 5,000 रुपए फेलोशिप भी मिल रही थी, और मिली थी तो मैंने डॉक्टरेट कर पाया। तो एक आम आदमी को डॉक्टरेट करने की वो तो मिलनी चाहिए ना सरकार की तरफ से, और जो सरकार ये नहीं कर सकती, सरकार में रहने का उसको अधिकार नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं, मैंने कोशिश करी कि मैं इन तरह की बातें, मैंने दूसरे तरह के जो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर कहा कि तकनीकी विकास पहाड़ के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊं, कल बल्कि किसी ने मुझे कहा कि आपके कहने के बाद ही मुझे समझ आया, पहाड़ के अंदर, पौड़ी के अंदर एक एक गांव में 10-10 लड़के हैं, शादी नहीं हो पा रही उनकी। 10-10 लड़के हैं, शादी नहीं हो पा रही। वो लड़के घर के घर, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाएंगे। जब मैंने उन लड़कों से बात करी, तो मैं अभी पिछले दिनों वहां गया, तो वहां पहाड़ में एक बड़ी कॉमन सी चीज है कि नेताजी गए हैं तो लोग तुरंत आपके पास आ जाएंगे। उनके दो ही इंटरेस्ट होते हैं, या तो आप क्रिकेट के चंदा दे दीजिए या कुछ पिला उला दीजिए। तो मैंने कहा यार मैं पिलाता हूं ना, मैं क्रिकेट का चंदा दे दूं, क्योंकि मैं क्रिकेट को आपदा से ज्यादा मानता हूं उत्तराखंड के। क्रिकेट को आपदा, क्रिकेट में अगर 17-18 साल के बच्चे, 20-22 साल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो तो ये ठीक है, लेकिन जहां 42 साल का आदमी क्रिकेट खेल रहा हो, जहां 53 साल का आदमी क्रिकेट खेल रहा हो, अभी एक टीम में 53 साल का आदमी कप्तान था, 53 साल का आदमी क्रिकेट खेल रहा हो, वो आपदा से कम नहीं है। अब तो उन्होंने क्या किया कि गांव के आसपास के 10-20 खेत ले लिए, ठीक है, वो खेत किराए पे ले लिए, और वहां पे बड़ा उनका साल भर का होता है एजेंडा। अच्छा, जो नेताजी जाते हैं उनसे चंदा लेते हैं, कोई बॉल उछालने के, कोई बल्ले को एक बार पकड़ने के पैसे देता है और उससे चला रहे हैं। तो मेरे पास आ गए कुछ लोग, उन्होंने कहा जी आप कुछ पैसा दे दीजिए। मैंने बोला भाई किस चीज के लिए? कह रहे क्रिकेट के लिए। मैंने कहा चलो क्रिकेट की बाद में बात करेंगे, पहले बताओ कि तुम में से शादी वादी कितनों की हुई है? कह रहे जी शादी तो नहीं हुई, 2-3 लड़के थे। मैंने तुमने कभी अपने विधायक से और सांसद से बात करी कि शादी क्यों नहीं हुई? कह रहे विधायक सांसद इसमें क्या करेगा? मैंने कहा 100% करेगा, विधायक और सांसद आपकी शादी नहीं हो पाई है। तो मजाक में ले जाएगी, कह रहे वो कोई लड़की थोड़ी देगा कि यहाँ कोई लड़की शादी नहीं करना चाह रही। मैंने कहा कोई लड़की क्यों शादी करेगी? कोई लड़की क्यों शादी करेगी कि 200 साल पुराने घर में, 200 साल पुरानी तकनीकी, 200 साल पुराना चूल्हा, 200 साल पुरानी घास काटने का यंत्र, 200 साल पुराने गाय पालने का यंत्र, बाथरूम आज भी घर से 100 मीटर दूर, और आप चाह रहे हो कि 2024 में कोई लड़की आपसे शादी कर लेगी? घर को आधुनिक बनाओ ना। दुनिया के घर फायरलेस और वायरलेस बन रहे हैं, और पहाड़ के घर में आज भी चूल्हा लकड़ी वाला होगा, और जिसमें धुएं से आंखें खराब हो रही होंगी, और वो ससुर जी को चटनी जो है सिलबट्टे की चाहिए होगी, और फिर उम्मीद करो 2024 में लड़की आ जाएगी? तो नहीं आएगी। तो मैंने कहा ये पूरे डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव का मसला है। मैंने भी एक लड़की से पूछा, वो लड़की मेरे साथ काम करती है, मैंने उससे पूछा कि तूने लोकल शादी क्यों नहीं करी, यहाँ लोकल आज क्यों नहीं शादी करी? उसने कहा मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने अपनी कई सहेलियों को सड़क में प्रसव करते हुए मरते हुए देखा है, रोज खबर आ रही है, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? तो ये जब मैंने बातें उठाई, अब ये सारी चीजें, सिर्फ 1-2 लोग मुझे कहने लगे कि आप जो है ना समस्याएं उठा रहे हो। मैंने कहा मैं समस्याएं उठा रहा हूं, मैं उस घाव के ऊपर की पपड़ी हटा रहा हूं जिस घाव के अंदर मवाद पैदा हो चुका है। मैं पपड़ी हटाऊंगा, वो मवाद बाहर निकलेगा, तब उसका इलाज होगा। आप सोचो तो सही कि दिक्कतें कहां हैं। मैं आपको बता रहा हूं मुन्नू भाई, अगले 10 साल के अंदर कई वंश के वंश खत्म हो जाएंगे, कई परिवार खत्म होने वाले हैं, पौड़ी में और टेरी में और चमोली में वंश के वंश खत्म हो जाएंगे, जहां पर लड़के लड़कियां नहीं मिल रही, 35-35 साल के लड़के हो चुके हैं जी। ये अलग तरह का, मतलब अलग तरह की चिंता का मसला है। ये किसी मेन स्ट्रीम में या चिंता में ये आता नहीं है, क्योंकि ये वही जो आप कह रहे हैं कि भाई विधायक क्या करेगा, मंत्री क्या करेगा, ये इस तरह के लोग सोचते हैं। तो इस तरह की मेंटेलिटी है कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि यार बुनियादी सवाल क्या है। दरअसल वो तो एक बात है कि भाई शादी नहीं हो रही है, लेकिन उसके पीछे जो आपने वजह बताई वो चीजें लोगों के दिमाग में घुसे, तो बात अहम है। आप बता रहे हैं कि 101 दिन करीब आप घूम चुके हैं पूरे पहाड़ में, जमीन पे क्या चल रहा है, आपने क्या फील किया? एक अगर मैं कुछ बिंदुवार कुछ कहूँ कि आपको मोटे मोटे हाइलाइट्स क्या दिखे आपको इस दौरान? भाई बिंदुवार यही देख रहा हूँ ना कि फ्रस्ट्रेशन दिख रही है लोगों के दिमाग में। गांव के गांव खाली हो रखे हैं, जंगली जानवर रोज अटैक कर रहा है, लेकिन जब उनको बोलो कि उसको बदलने के लिए कुछ करना है तो फिर बदलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब फिर वही है, नहीं साहब बस आएगा। तो सवाल ये है कि मैंने बोला, जब मैंने एक से आदमी से पूछा, हमारे रिश्तेदार हैं, मैंने कहा जब आपने बोलना था कि आएगी बहू, आएगा पोता, ठीक है, तब आप करो आएगा वो, अरे उसको बाद में कहना
पहले कहो कि तुम्हारे घर में पोता क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारे घर में बहू क्यों नहीं आ रही, उस पर चर्चा करो। लड़के की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं आ रहा है बाघ, गांव में बाघ आ रहा है। अब समझ रहे, मेरे साथ अभी एक सज्जन गए हुए थे राजस्थान के, वो घबरा गए। उस गांव में सिर्फ 5 सदस्य रह रहे थे, उनमें से 2 हम और थे, 7 सदस्य थे। रात बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया, तो हम सब भागे गाय के। अब ये समझ नहीं आया कि क्या करें। अब हम तो पहाड़ के लोग हैं, तो भागे गाय को बचाने के लिए। मैंने इनको कहा आप अंदर रहो, दरवाजा बंद करो। डर रहे भाई साहब, जैन वैसी बेचारे डर रहे कि मुझे बाघ, मैंने कहा अंदर बाघ नहीं आएगा, आप अंदर बिल्कुल कुंडी लगा के बैठ जाइए। और वो बेचारे डरे रहे जितनी देर में हम बाघ को भगा के आए, क्योंकि गाय को उसने पकड़ लिया था। तो लोगों की उसमें वो नहीं है। मैं आपको एक और बताऊं, पर्वतीय क्षेत्र में आप घूमिए और जैसे भी पूछे, वो कहेगा जी हमारे गांव में पानी नहीं है। तो उसको बोला कि पानी का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, लिफ्टिंग योजना, पानी को लिफ्ट कर दो नदी से। कोई भी अपने परंपरागत जल स्रोतों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट कह रही है कि 60% जल स्रोत सूख चुके हैं, 60%। हमने 2022 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा था कि आप अपने खेत में सिर्फ हल चलाइए, हम उसके पैसे आपको देंगे, सिर्फ हल चलाने के। उसमें फसल हो या ना हो वो अलग बात है, क्योंकि जब हल चलाओगे तो पानी जमीन में जाएगा, मॉइस्चर रहेगा तो जल स्रोत हो गए, और तब जाके गंगा में पानी होगा, नदियों में पानी होगा। आज हालत यह है कि 60% जल स्रोत सूख चुके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि पूरी की पूरी जो हमारी पहाड़ की इकोनॉमी चल रही है, राजनीति चल रही है, वो ठेकेदार सेंट्रिक है। ग्राम प्रधान से लेके और समाज सुधारक से लेके और मंत्री एमपी तक सब ठेकेदार बने हुए हैं। हाँ, और ठेकेदार सेंट्रिक है। अगर आपको आज आपको पॉलिटिक्स करनी है तो ठेकेदार आपको चाहिए, क्योंकि चंदा बहुत, पैसा बहुत चाहिए। तो दूसरी समस्या ये है। तो महंगा से ज्यादा मुझे मैं वही कह रहा हूं। एक आदमी ने मुझे कहा महंगा हो गया। मैंने कहा किस बात का महंगा हो गया? कह रहा साहब इसमें शराब और पैसा लगता है। मैंने कहा कौन पीता है? मैंने कहा क्या तुम पियो, तुमसे मैं बोलूंगा तुम लोगे मेरे से? नहीं मैं तो नहीं लूंगा। तो मैंने कहा तुम मत लो और तुम मेरे लिए काम करो, और ऐसे ही मैं और ढूंढ लूंगा 1000-2000 लोग जो मेरे लिए करेंगे। तो दिक्कतें एक नहीं है, दिक्कतें 3000 बन रही हैं। तो ये जो मैं समझाऊं अभी आपसे बातचीत करके कि 101 दिन जो आपने यात्रा की पहाड़ की, कि बहुत मतलब बहुत उम्मीदें लगाना बेमानी है। लेकिन ये जो लड़ाइयां अभी लड़ी जा रही हैं, जो बुनियादी लड़ाइयां हैं, जैसे आप भू कानून की लड़ाई है, या ये जो मूल निवास की लड़ाई है, या अंकिता भंडारी वाला केस है, ये क्या कहीं कोई गोलबंदी कर पा रहा है, हलचल कुछ पैदा हो रही है, या ये भी बस ऐसी ही है? मतलब कुछ लोग, उत्साही लोग लड़ रहे हैं, जोशीले लोग लड़ रहे हैं, बस वही लड़ रहे हैं, बाकी क्या इसमें कुछ गुंजाइश दिखती है इन बुनियादी मुद्दों पे? ऐसा था कि एक बार मुझे मेधा पाटकर जी ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्योंकि मेरी पीएचडी है ना इस नेहरू उसके ऊपर, टेरी डैम चिपको मूवमेंट के ऊपर, मेरा पीएचडी का एक चैप्टर है। उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि मेरे पीछे हजारों लाखों ट्राइबल्स अभी भी खड़े हैं और बहुगुणा जी के पीछे से लोग भाग गए, क्या वजह है? मैंने बोला उसका कारण मुझे ये दिखता है कि पहाड़ का आदमी भागने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो कह रहा है मेरी जमीन लो और मैं निकलूं यहां से। वो कोशिश कर रहा है कि वहां मैं भागूं यहां से। उसका बड़ा कारण ये है कि 100-150 साल से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट नहीं हुआ। महिलाएं वहां रहना नहीं चाहती, हम उनको उसी परिस्थिति में रखना चाहते हैं जो 200 साल पुरानी परिस्थिति थी। एक तो ये बड़ा इशू हो गया। दूसरा इशू ये हो गया इस सारे के सारे के बीच में कि ये जो 2 मुद्दे आप बोल रहे हैं कि जब लोग अपने व्यक्तिगत परिवार के बारे में चिंतित नहीं है, अपना खानदान, अपना वंश खत्म हो रहा है उस पर चिंतित नहीं है, तो आपको लगता है कि वो भू कानून पे चिंतित होंगे? अंकिता भंडारी की मां 10-11 दिन से हड़ताल में बैठी हुई है। कितने लोगों को हम लामबंद कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हम। आशुतोष नेगी जेल में है, हम उसको लेकर लोगों को लामबंद नहीं कर पा रहे हैं। काफी हद तक निराशाजनक स्थिति है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि इन्हीं निराशाओं के बीच में कुछ आशाएं भी निकल के आती हैं, इन्हीं निराशाओं के बीच में कुछ पॉजिटिव थिंग निकल के आएंगी, और हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। कोशिश हमारी जारी है। मेरे 101 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं होगा तो 1000 लोगों तक मेरा डायरेक्ट संपर्क हुआ है, युवाओं से मेरा संपर्क हुआ है। वो युवा कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे। इस बार नहीं लाएंगे तो अगली बार लाएंगे। अभी भी मैं अगले हफ्ते से फिर जा रहा हूं, मेरा कुछ युवा संवाद है कुछ कॉलेजेस में, वो मैं फिर करने जा रहा हूं। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ होगा। ये चुनाव इस, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इस चुनाव से भी बहुत उम्मीदें नहीं होंगी। लेकिन ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी लग रहा है क्योंकि परिसीमन के आसार हैं, जैसे कि 2-3 साल के भीतर, 3-4 साल के भीतर
तो उससे तो पूरा पॉलिटिकल जो ज्योग्राफिया है वो तो गड़बड़ा जाएगा हमारा, तो फिर हम तो रहे नहीं, हमारा जो जिस बुनियाद पे हमें राज्य मिला था। मुझे याद है 24 अगस्त 1994 को जो यूपी विधानसभा में पारित हुआ था, उसमें कहा गया था कि भिन्न किस्म की भौगोलिक आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर जो है उत्तराखंड जो 8 पहाड़ी जिले हैं तत्कालीन, उनको एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। तो अब जो आने वाले 2-4 साल हैं उसका अगर परिसीमन होता है तो फिर तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा, सिर के बल खड़ा हो जाएगा पूरा जो कंसेप्ट है उत्तराखंड स्टेट का। तो ये चुनाव तो बहुत निर्णायक होगा उस लिहाज से। ये चुनाव कई महीनों में निर्णायक होगा, परिसीमन के मामले में निर्णायक होगा। एक बार अगर कभी मौका मिले तो आप त्रिपुरा को एज ए केस स्टडी समझ लीजिए कि त्रिपुरा में क्या हुआ है। त्रिपुरा में 1885 के आसपास या समझ लीजिए 90 के आसपास में त्रिपुरा के राजवंश ने, जो कि आदिवासी है, संस्कृताइजेशन जिसको हम बोलते हैं कि वो अपवर्ड मूवमेंट होता है समाज का, उसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं, उसके तहत बंगाली ब्राह्मणों को बुलाया पूजा पाठ करने के। उन बंगाली ब्राह्मणों ने वहां पर धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों को बुलाते बुलाते, और उसके बाद आजादी के टाइम में जब दंगे होने शुरू हुए, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बहुत लोग त्रिपुरा चले गए। उसके बाद जब आजादी का आंदोलन से पहले बहुत लोग भाग के गए, फिर बांग्लादेश बनने के पहले बहुत लोग गए, और स्थिति हो गई कि सन 71 तक आते आते, बांग्लादेश का विभाजन के आते आते त्रिपुरा के अंदर भी और नॉन ट्राइबल में से, बंगालियों के बीच में से ऑल बंगाल टाइगर फोर्स बनी, उधर ट्राइबल, इन्होंने बंगाल फोर्स अलग बनी, ट्राइबल्स ने अपने ग्रुप बनाए, वो सब हुआ है। उत्तराखंड के अंदर ये आखिरी चुनाव है जब हम ये कह सकते हैं कि अब ये मतलब हम लड़ रहे हैं इस चुनाव को। इसके बाद दिक्कत क्या आएगी कि जो मैं बोल रहा हूं कि जितने लड़के यूथ बेरोजगार है, जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, जो 30+ के हो चुके हैं, वो सारा का सारा यूथ, आपको लगता है कि कुछ दिनों के बाद फ्रस्ट्रेट नहीं होगा? वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहां निकालेगा? अभी तो वो राष्ट्रवाद के एक ऐसे झमेले में उलझा हुआ है जहां उसको लग रहा है कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। लेकिन जिस दिन उसे समझ आएगा मैं 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, अब मेरी तबीयत खराब हो गया, अरे घर में तो बीवी बच्चे कोई है ही नहीं, वो बीवी बच्चे क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं झंडा उठा के घूम रहा था, तो तब उसकी समझ आएगा। तो वो क्या आपको लगता है कि वो इस तरह के विरोध नहीं करेगा? अंकिता भंडारी का एक मुद्दा है। अंकिता भंडारी 19 साल की एक लड़की, उसका मर्डर हो जाता है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पा रहे। एक अंकिता भंडारी का केस नहीं है, नीचे जो मैंने बोला ना, वो मवाद के नीचे हजारों अंकिता भंडारी हैं जो हर तरह से एक्सप्लॉइट हो रही हैं उत्तराखंड के अंदर। ये निकल के नहीं आ रहा है, ये जिस दिन निकल के आएगा ये विस्फोटक स्थिति बनेगी। और जो यूथ अभी काम कर रहा है, ये जो लड़के आजकल हम इनके साथ इन्वॉल्व हैं, हम भी उनको सलाह मशविरा देते रहते हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये लड़के भी इनमें से ज्यादातर वो हैं जिनकी शादी नहीं हो पाई है। ये आने वाले समय में ये भिड़ंत होगी, जमीनों की बंदरबाट, जमीनों की लूट जिस तरह से हो चुकी है, जिस तरह से जमीनें पहाड़ों में बिक चुकी हैं, जिस तरह से यहाँ पर देहरादून में जमीनें पैर रखने की जगह नहीं है, उस तरह की स्थिति में आने वाले समय में, क्योंकि पहाड़ी समाज की एक खासियत तो ये है कि वो विद्रोह करना जानता है, वो विद्रोह करेगा और दिक्कतें आएंगी। अभी मैं स्पष्ट तौर पे सबको कह रहा हूं कि समय आ गया है जब हम उन 8 जिलों की, जो ओरिजिनल कौशिक समिति की रिपोर्ट थी, उस 8 जिलों की बात करें। और उन 8 जिलों के लिए अब चाहे हमें ये करना पड़े, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये बात है संभवतः 1981 की चिपको आंदोलन के बाद। चिपको आंदोलन में 2 घटनाएं हुई। चिपको आंदोलन में पहली घटना ये हुई कि प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार कमेटी जो बिठाई गई थी, उस कमेटी ने कहा कि अलकनंदा घाटी में कॉमर्शियल ग्रीन फेलिंग पे रोक लगाई जाए, हरित पेड़ों के कॉमर्शियल फेलिंग पे रोक लगाई जाए, काटने पे रोक लगाई जाए। उसके बाद दूसरी कमेटी बैठी, स्वामीनाथन कमेटी, जिसमें बहुगुणा जी उसके मेंबर थे। उस कमेटी ने कहा कि 1000 मीटर से, मीन सी लेवल से 1000 मीटर से ऊपरी क्षेत्रों में हरे पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए। ये बड़ा एक अलग मामला है, इन्वायरमेंटल इश्यूज की मैं बात कर रहा हूं, हरे पेड़ों के कटान और कमर्शियल फेलिंग में रोक लगाने, उससे नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में भू कानून की बात है, मूल निवास के कानून की बात है, या और चीजें, इस हम शेड्यूल 5 की भी मैं बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमको मीन सी लेवल का लेना पड़ेगा, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को अलग करना पड़े। अगर हम इनको अलग राज्य से बाहर दूसरे राज्य में नहीं धकेल पाते हैं जब तक, तब तक के लिए भी आपको करना ही पड़ेगा, तो देश को करना पड़ेगा, ये देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया को हम ज्यादा देर तक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रख सकते। बॉर्डर एरिया में किसी तरह की टेंशन होगी तो दिक्कत हो जाएगी।
तो कहीं ना कहीं मीन सी लेवल का कुछ मसला लेना पड़ेगा। 600 मीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है उसको शेड्यूल 5 में लाना पड़ेगा, उसको आदिवासी क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा, या उसके अंदर एक विशेष नीतियां लगानी पड़ेगी, चाहे मूल निवास की है, भू कानून की नीतियां लानी पड़ेंगी उसके अंदर, नहीं तो नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट का मॉडल है जिसकी मैं बात करूं, डेवलपमेंट मॉडल की जिसकी बात कर रहा हूं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, नया तरीके इजाद करने पड़ेंगे कि कैसे हम पहाड़ों में लोगों को रोक पाए। जी मेरे ख्याल से शेड्यूल 5 को मतलब थोड़ा ज्यादा उस तरह का समझाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा मतलब सुरक्षित है, बहुत हित जो है पहाड़ के हित सुरक्षित है। अगर उसको बहुत दिमाग में बैठाया जाए तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, आपको लगता है? ऐसे में चैलेंजिंग काम तो 1935 में जब पहली बार उत्तराखंड का मुद्दा आया, 1928 में पहली बार कांग्रेस का एक मीटिंग हुई थी श्रीनगर में, जिसमें पंडित नेहरू आए थे। पंडित नेहरू ने उस वक्त कहा था कि ये विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर इस क्षेत्र को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की जरूरत है। ये 1935 के दौर में यह तय हुआ कि एक महा हिमालय की कल्पना की गई, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड के वो वाला इलाका जिसको गोरखा ने जीत लिया था, गोरखा कांगड़ा तक गया था ना, उसको लेकर एक महा हिमालय की बात हुई थी। वो सब कंसेप्ट 1952 में इस पर चर्चा होती है, बीसी जोशी इस मुद्दे को रखते हैं। वहां से लेके 1961 के बाद चिपको आंदोलन शुरू होता है, फिर टिहरी डैम का आंदोलन शुरू होता है, समय लगता है। शेड्यूल 5 में भी समय लगेगा, क्योंकि जब मैं शेड्यूल 5 किसी को बोलूंगा तो वो कहेगा कि यार ये तो पहले ठाकुर ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे शेड्यूल 5 का। फिर वो कहेगा नहीं, पहले टिहरी और पौड़ी का झगड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको निपटा लेते हैं, फिर देखेंगे उसको लड़ने करके। अरे वो टिहरी पौड़ी का झगड़ा लड़ लेंगे बाद में, पहले ये बोलो कि शेड्यूल 5 में आ जाओगे तो कुछ हो जाएगा फायदा। तो अभी दिक्कतें, लगेगा समय, हो सकता है कि हम जैसे एक दो लोगों की पीढ़ियां खप जाएं इस काम में। अब आइडिया दिमाग में आया है कि भाई ऐसा क्या जाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स, जैसे मैं आउट ऑफ बॉक्स की बात करेंगे, लोग मुझसे कह रहे हैं कि आपके पास, आप हवा में बोल रहे हो, प्लान को कैसे रोकोगे? लोग, मैं कह रहा हूं कि क्लास 4 की पोस्ट को आप ब्लॉक कैडर कर दीजिए। एक ब्लॉक में अगर 100 लोग भी क्लास 4 के हैं, चपरासी हैं, अलग अलग विभागों में, बीडीओ ब्लॉक में हैं, वो पंचायतों में है, ये है क्लास 4 की जो पोस्ट है, अगर वो हो जाएगी और वो ब्लॉक का कैडर और उसी ब्लॉक के मूल निवासी को नौकरी दी जाए और उसको पहले दिन कह दिया जाए बेटा तेरी नौकरी लग रही है, अब तो जीवन भर तो नहीं रहना है, तो शादी वहीं करेगा, ऐसी लड़की से शादी करेगा जो वहां रहने को तैयार हो जाएगी, और जब वहां रहेगा तो अपनी तनख्वाह का भी बड़ा हिस्सा वहां खर्च करेगा, और जब तनख्वाह खर्च करेगा वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। क्लास 4 टीचर प्राइमरी के, क्या जरूरत है प्राइमरी टीचर को एमएससी बीएड होने की, बीए बीएड होने की? कोई 12वीं के बच्चे को उसको कहा जाए कि तूने 12वीं कर दी, अब तू दिल्ली में जाके बर्तन धोएगा किसी होटल में, कहीं चौकीदारी करेगा, कहीं छोटा मोटा, उससे अच्छा तो अपने यहाँ टीचर बन, और अगले 5 साल कंटिन्यू प्रोसेस में तुझे ट्रेनिंग दी जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, अगर पहाड़ में टीचर से आप बात कीजिए कि तुमने दुनिया में क्या क्या देखा हुआ है, वो पढ़ाते सारी दुनिया है, उनको घमंड भी बहुत होता है टीचर्स को, बोलिए, वो उसने अपना जिला और दूसरे जिले के अलावा तीसरा जिला नहीं देखा हुआ होता है, एक्सपोजर जीरो है, वो गए नहीं है कहीं। एक टीचर में जब डीएवी कॉलेज के हमारे बड़े भाई की तरह हैं, वो बोल रहे थे, कह रहे मैं 17.5 साल की उम्र में डीएवी कॉलेज में एज स्टूडेंट आया था और मैं 60 का हो चुका, एज टीचर मैं यहीं से रिटायर हो जाऊंगा, मैंने दुनिया देखी नहीं। तो ये जो प्राइमरी के टीचर होंगे, अगर इनकी नौकरी लोकल हो और इनको ये कह दिया जाए कि अब आपने जीवन भर यहीं रहना है, लेकिन आपको हर साल 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए आंध्रा भेजा जाएगा, 2 महीने के लिए आपको केरल भेजा जाएगा, 2 महीने के लिए राजस्थान भेजा जाएगा, मध्य प्रदेश में जो एजुकेशन के एक्सपेरिमेंट है उनको पढ़ाया जाएगा, और 5 साल बाद आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। हो सकता है ना सर, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। वैसे ही ब्लॉक के अंदर है, वैसी और छोटी चीज, वैसी क्लास 3 की नौकरियों को आप डिस्ट्रिक्ट कैडर कर सकते हैं। एक तो ये मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स अगर सोचेंगे तब हम प्लान को रोक सकते हैं। जो प्लान रोकने की, रिवर्स माइग्रेशन की अभी कल्पनाएं चल रही हैं, लोग कह रहे हैं जी पहाड़ में नौकरी नहीं है इसलिए प्लान हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि प्लान अगर पहाड़ में नौकरियों की वजह से हो रहा होता तो टीचर क्यों प्लान कर रहे हैं जिनकी नौकरी वही है, जिनको तनख्वाह 60, 70, 80 हजार रुपए है, वो बेसिकली सुविधाओं के कारण कर रहे हैं। इसलिए 2012 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा था, 2017 में भी हमने लिखा था कि हम 50-50 मकानों का एक सरकारी मकानों की कॉलोनी डेवलप करेंगे हर ब्लॉक लेवल पे, ताकि वहां के टीचर्स, ब्लॉक अधिकारी, डॉक्टर, ये वो वहां रह सकें। एक बात, एक और चीज को लेकर लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है वहां। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी आज की डेट में एमबीबीएस करना, अगर वो सरकारी सीट में नहीं है, प्राइवेट में कम से कम भी तो 1 करोड़ खर्च हो रहा है, 70-80 लाख तो न्यूनतम खर्च हो रहा है।
एमबीबीएस कर रहे हैं। कोई व्यक्ति 70-80 लाख खर्च करने की जिसकी हैसियत है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पहाड़ में जाके नौकरी करे, उसकी लड़की पहाड़ के किसी ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करे, वो भाग जाएगा वहां से। लेकिन अगर हम अपने यहाँ के 12th के बच्चे को ब्लॉक ये कहें कि स्टेट गवर्नमेंट में एक सीट तुम्हारे लिए रिजर्व है, स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में, घाट ब्लॉक के लिए, डूंगा ब्लॉक के लिए, पौड़ी ब्लॉक के लिए, और एक सीट, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली से बहुत सारे लोग पौड़ी जाएंगे, अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे ताकि किसी तरह से वो डॉक्टर बन सके, मेडिकल कॉलेज में जा सके। और उसके साथ एक शर्त हो कि तुझे मेडिकल कॉलेज में रहेगा, तेरे को फ्री पढ़ाई होगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि डॉक्टरों को सरकार एक्स्ट्रा पैसे देके उन ब्लॉक में अपॉइंट करती है। मैं कह रहा हूं बाद में मत दो, पहले उसकी फीस फ्री कर दो और उसको पढ़ा दो, और उसको कह दो कि भाई शर्त यह है कि अगले 10 साल तक तू इसी ब्लॉक में रहेगा, और ब्लॉक में 10 साल सर्विस देने के बाद तेरा ट्रांसफर, तेरे को डिग्री कंफर्म होगी और तू तो कहीं भी जाए। आपको नहीं लगता कि लोग वहां रहना पसंद करेंगे? ये जो आप पर मैं तो दिल्ली जैसे शहर में रहे हैं, ये जो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कह रहे हैं, मैं हिमाचल में मैंने पत्रकारिता की है कुछ साल, तो वहां मैं किससे सुनता था कि डॉक्टर परमार जो है सरकारी कर्मचारियों को कहते थे शनिवार को तुम जल्दी घर निकल जाओ, सोमवार को चाहे देर से ऑफिस आओ, लेकिन गांव जाओ और जो है खेती बाड़ी को करो, मतलब। और ऐसा किया गया, तो उन्होंने इस तरह जो है वहां की इकोनॉमी को ऐसा उठाया। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात जो आपने कही वही बात ये है, लेकिन यही कि समझाएगा कौन और समझेंगे कैसे लोग, ये बड़ा चैलेंज है। उससे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि अब हमारे लोगों का जो सारा इंटरेस्ट है वो बेसिकली हरिद्वार और उधम सिंह नगर नैनीताल में सेंट्रिक हो रहा है, तो कोई समझना भी नहीं चाह रहा इन चर्चाओं। हमने शेड्यूल 5 को लेकर इस बात चाह रहे थे कि विधानसभा में इस पर एक संकल्प रखा जाए। हमने विधायक जी को तैयार भी कर दिया था, विक्रम सिंह नेगी जी को। उन्होंने संकल्प के लिए पहले तो उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे पेश करने की कोशिश करी, तो विधानसभा ने कहा कि नहीं अभी यार बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, बिजी हो गए, बाद में रखना। संकल्प रखने की कोशिश की, संकल्प पे चर्चा ही नहीं हो पाई, संकल्प पे चर्चा ही नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि यार अभी मैं आपको बताऊं ना कि चुनाव है, मैंने दावा कर रखा है टिकट के लिए, जब चुनाव लड़ने की मैं बात कर रहा हूं, पहली शर्त जो मोटे तौर पे दिख रही है कि यार 2-2.5 करोड़ रुपए कहां से लाओगे, जिसको मैं कह रहा हूं कि यार मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। लोग मेरे से पहला सवाल ये पूछ रहे हैं, यार तुम 2.5-3 करोड़ रुपए कैसे खर्च करोगे, बीजेपी तो 10 करोड़ खर्च करेगी, ठीक है, बूथ पे कैसे आप 10 पेटी दारू और 30,000 रुपए पहुंचाओगे, 2,000 बूथ है। मैं कह रहा हूं क्या उसके बिना नहीं हो सकता है। मैंने तो कहा, अभी मजाक कर रहा था मैं किसी को, कि जितने लड़कों की शादी नहीं हो पा रही 30+ हो गए, वही मेरी सेना में शामिल हो जाओ, मैं चुनाव जीत जाऊंगा और मैं तुम लोगों के लिए चाहे कहीं से इंपोर्ट लानी पड़ेगी, दुल्हन लेके आऊंगा। लोगों का लोग सचमुच आप कह रहे हैं बहुत कठिन हो गया है, लोग सुनना नहीं चाह रहे। जो सुनना चाह रहे हैं वो लास्ट में शाम को दारू पवा, उनको लग रहा है कोई कुछ नहीं करता है, आप बोल ही रहे हो कुछ करोगे नहीं, क्या मामला है। अगर हम 2022 का चुनाव जीत गए होते, सरकार बन गई होती, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं बहुत कुछ हम बदल चुके होते। लेकिन चीजें 2022 का घोषणा पत्र पढ़िएगा, हम बदल चुके। जी वो देखा था मैंने, बहुत उसमें थी, मुझे लगा किसी एकेडमिक बंदे ने, मैं समझ गया था कि मैं देखा बहुत उसमें डिटेलिंग थी बहुत, मैं समझ गया किसी मैंने लिखा वो मैंने लिखा, और मेरी पीएचडी है उस पर, तो इसलिए मैंने वो सब चीजें जोड़ी, उसमें छोटी छोटी चीजें जोड़ी है। हाँ बहुत बुनियादी चीजें थी उसमें, बहुत बुनियादी चीजें। हाँ चाइना के अंदर जो उनका जंगल है वो 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक। हमारे यहाँ के फॉरेस्ट को लेकर, अभी मैं एक दिन फॉरेस्ट के कार्यक्रम में गया हुआ था, मैंने उनको बोला, शुरुआत मैंने यहां से करी, मैंने कहा अगर मेरा बस चले तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खत्म कर दूं। शुरुआती मैंने यहां से करी, कार्यक्रम उन्हीं का था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो सब लोग चौंक गए कि अब फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट, मैंने कहा इसलिए कि आप एक अस्वस्थ बीमार फॉरेस्ट के ठेकेदार जो चौकीदारी कर रहे हैं। और बीमार मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को जब स्वस्थ कहता है कि मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ कौन होगा? जब नाक ना बह रही हो, सर दर्द ना हो रहा हो, पेट में दर्द ना हो रहा हो, हाथ में कहीं मवाद ना बह रही हो, मुंह से बदबू ना आ रही हो, वही तो स्वस्थ होगा ना। स्वस्थ होने की कोई डेफिनेशन होंगी ना। तो जंगल के स्वस्थ होने की डेफिनेशन क्या हो सकती है? मोटे तौर पे पहली डेफिनेशन तो ये हो सकती है कि जंगल अपने अंदर के रहने वाले प्राणियों के लिए इनफ भोजन पैदा कर रहा हो, तभी तो स्वस्थ होगा। तो उसके बाद हमारे यहाँ उसके बालू बंदर हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं? अगर वो स्वस्थ है और वो अपने लिए भोजन पैदा कर रहा है तो नहीं कर रहा, इसीलिए वो जब भाग के आ रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं अंदर पीने को, भोजन नहीं अंदर खाने को। पहली बात तो ये है। अगर जंगल स्वस्थ है
तो और कुछ हो ना हो, जल धाराएं उसमें बहनी ही चाहिए। जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, जब वो खाना खाते हैं काजू बादाम, तो चाहे लाख छुपाए चेहरे पे चमक दिख जाती है। सिमिलरली है कि अगर वो जंगल स्वस्थ है तो उस जंगल में पानी की धाराएं बहनी चाहिए। बहनी चाहिए नहीं बहनी चाहिए, बहुत नॉर्मल सी बात है, जंगल में पानी की धारा बहनी चाहिए। तो फिर नीति आयोग कह रहा है 60% जल धाराएं क्यों सूख गई हैं, इसका मतलब जंगल अस्वस्थ है। अगर जंगल स्वस्थ है तो जंगल पे आग नहीं लगनी चाहिए, अंदर उनके जल कुंड अपने होने चाहिए, जो परंपरा जल हमारे होते थे, कभी कभी लगनी चाहिए। तो हर साल आग लगती है, अभी तो दिसंबर में आग लगनी शुरू हो चुकी है, तो जंगल अस्वस्थ है। और अगर जंगल स्वस्थ हैं तो स्थानीय इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं? 0%। 0% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। घसियारी योजना, जिस राज्य के 71% भूभाग में जंगल हो, जिस पर्वतीय क्षेत्र के, जो अगर हम ओरिजिनल उत्तराखंड की बात करें, वहां के 90% भूभाग में जंगल है, वो जंगल में घास, वो इंपोर्टेड घास लाने के लिए घसियारी योजना बनाता है। इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात हो सकती है? तो जंगल अस्वस्थ जंगल है हमारा, हम उसको लेकर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं कर पा रहे, सोचने। ये हमने ओवरऑल, तो उसमें हमारा ये था कि जो घोषणा पत्र में था कि हम जो रेशेदार घास है, रेशेदार जड़ी बूटियां हैं, उससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और हम उम्मीद कर रहे थे कि 30 पर, मैंने आईएफएस से बात करी, बहुत ही अच्छे सज्जन आईएफएस है, उनसे बात करी, उन्होंने कहा हम 30% इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं पहाड़ के अंदर। जी। तो आखिरी सवाल डॉक्टर प्रेम बहुखंडी, क्या टिकट की दावेदारी से इतर भी इसी तरह जो है एक्टिव रहेंगे पहाड़ में, और इसी तरह के मुद्दों पे बात होती रहेगी क्या आगे भी, अगर मतलब पॉलिटिक्स से परे में देखूं अगर आपको? हाँ, मैं तो पिछले 25 साल से यही काम कर रहा हूँ और मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, यही चर्चाएं परिचर्चाएं करता हूँ, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हूं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो आपको एक मंच दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने करीब 10-12 मीटिंग्स अरेंज और अटेंड करी हैं कांग्रेस पार्टी के, जो जिला सम्मेलन थे या जो इसको लेकर चर्चाएं थी। तो आप अपनी बात को बेहतर तरीके से लोगों तक कनेक्ट रख सकते हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी में, इसलिए क्योंकि उन घोषणा पत्र लिखना सबसे मेहनत का काम है। ऐसा नहीं कि लोग इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए लिखते नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे लिखने का मौका मिल जाता है और मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो मैं चाहता हूं वो उसमें लिख देता हूं। तो मेरा मानना है कि जब मैं लिखता हूं तो उसका बेनिफिट होता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूर हो जाएगी, सरकार बनेगी तो मजबूर हो जाएगी कि हाँ यार इंप्लीमेंट करना है। लोग उसको, मैंने उसमें लिखा था, हमने लिखा था कि हम घोषणा करते हैं कि हम इसको अक्षरशः पालन करेंगे, नहीं तो लोग चैलेंज करें, तो हम इसमें रहेंगे एक्टिव, कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरी तरह से। तो डॉक्टर प्रेम बहुखंडी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बीच में इलेक्शन, बड़ा त्योहार आने वाला है, बड़ा पर्व है, उस पर बात होती रहेगी बीच बीच में आपसे। जी 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 जी, धन्यवाद।